नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज की सबसे बड़ी खबर, ईरान की धमकी से इजरायल में खौफ। मिडिल ईस्ट में इजरायल के लेबनान पर हमले लगातार चल रहे हैं, तो ईरान लेबनान के पक्ष में खुलकर खड़ा हो चुका है। उसकी तरफ से इजरायल पर मिसाइलों से हमला भी किया गया। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि अभी शुरुआत है, अंजाम की चिंता इजरायल को करनी है। इसी बड़ी खबर पर हम करेंगे बात, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। तालिबान को रूस ने दिखाई मेहरबानी, अफगानिस्तान सरकार को दे सकता है मान्यता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ट्रंप को लेकर ऐलान, ट्रंप हारे तो चुनावों में करा सकते हैं हिंसा। और चलते चलते बात पाकिस्तान में बड़े बदलाव की आहट की। अब विस्तार से बात आज की बड़ी खबर की। मिडिल ईस्ट में तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। इजरायल के हमले से पहले गाजा और अब लेबनान में जबरदस्त नुकसान हुआ है। गांव के गांव उजड़ गए हैं, शहर वीरान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इजरायल का अभियान थमता नहीं दिख रहा। तो दूसरी तरफ ईरान अब इजरायल की इन ज्यादतियों के खिलाफ उठकर खड़ा हो गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने कहा कि दुनिया में एक भी ऐसी अदालत नहीं है जो फिलिस्तीनियों को अपनी जमीन की हिफाजत करने के लिए दोषी ठहरा सके। उन्होंने मुस्लिम जगत को एकजुट होकर इजरायल को जवाब देने के लिए कहा है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह के साथ है, उनकी मदद करता रहेगा। तो दूसरी तरफ इजरायल और ईरान के बीच शुरू हुई लड़ाई ने अमेरिका को भी मुश्किल में फंसा दिया है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल को चेतावनी दी है कि वो ईरान के परमाणु संयंत्र और तेल रिफाइनरियों से दूर रहे, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजरायल को बिना सोचे समझे ईरान के परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाना चाहिए। लेकिन इजरायल को भी इस बात का एहसास है कि उसका एक कदम उसे ही तबाह कर सकता है, क्योंकि ईरान बिना कुछ किए अपने मिसाइल ताकतों से इजरायल को तबाह कर सकता है। और हाल ही में ईरान ने इसे साबित भी करके दिखाया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के डिप्टी कमांडर अली फदवी ने कहा कि अगर इजरायल तेहरान पर हमला करता है तो ईरान एक साथ इजरायल के ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाएगा। अगर इजरायल कोई गलती करता है तो उसके सभी ऊर्जा केंद्र, रिफाइनरियां और गैस फील्ड्स पर हमला होगा। ईरान एक बड़ा देश है, इजरायल के हमले से हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन इजरायल के पास सिर्फ 3 पावर प्लांट्स और कुछ रिफाइनरियां हैं जिन्हें हम एक साथ निशाना बना सकते हैं, जिससे इजरायल पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजरायल शांत रहेगा? कम से कम ईरान के मामले में तो ऐसा दिखाई भी दे रहा है। इजरायल धमकियां तो दे रहा है, लेकिन ईरान पर सीधी कार्रवाई से बचता दिख रहा है। लेकिन उसका निशाना लेबनान जरूर बना हुआ है। पिछले 4 दिनों में इजरायल की लेबनान पर चल रही कार्रवाई में 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। एक तरफ इजरायल की सेना जमीनी कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ इजरायली एयरफोर्स ने रात भर बड़े पैमाने पर हवाई हमलों को अंजाम दिया। इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत के आसपास इतनी बमबारी की कि कई किलोमीटर दूर बेरूत में भी धमाकों की आवाज सुनाई दी और हर धमाके के साथ इमारतें हिलती रहीं। इस बमबारी के बारे में इजरायली सेना की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर इस बमबारी का टारगेट क्या था। लेबनान के राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि बेरूत में लगातार 10 से अधिक हवाई हमले हुए हैं, जिसमें कई लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है। इजरायली सेना की तरफ से कहा गया कि शुक्रवार को हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल पर करीब 100 रॉकेट लॉन्च किए गए। हालांकि ये रॉकेट इजरायल के आयरन डोम ने हवा में ही नष्ट कर दिए। लेबनान की सेना बेहद कमजोर है और वहां कार्यवाहक सरकार है। ऐसे में वो मजबूती के साथ इजरायल को जवाब नहीं दे पा रही है। लेबनान सरकार की जगह हिजबुल्लाह इजरायल के खिलाफ सीधी जंग लड़ रहा है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके हमले में इजरायल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह का दावा है कि लेबनान में घुसी इजरायली सेना को उसके लड़ाकों ने जोरदार टक्कर दी है। हमले में इजरायल के 3 टैंकों को नष्ट कर दिया गया है। एक कैप्टन सहित 8 इजरायली सैनिकों की जान जा चुकी है। साफ है, ना तो इजरायल शांत होता दिखाई दे रहा है और ना ही ईरान के तेवर बदले हुए दिख रहे हैं। ऐसे में इजरायल का एक गलत कदम पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है, क्योंकि इजरायल को भी इस बात का एहसास है कि ईरान ना तो गाजा है और ना ही लेबनान। ईरान की फौज दुनिया की सबसे मजबूत फौजों में गिनी जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे लड़ाई का अनुभव भी है। ऐसे में इजरायल के अंदर भी डर का माहौल दिखाई दे रहा है। अब बात तालिबान पर रूस के बड़े फैसले की।
अफगानिस्तान पर शासन करने वाले तालिबान के लिए रूस से अच्छी खबर आ रही है। रूस ने तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने का फैसला किया है। यानी अब जल्दी ही तालिबान सरकार को रूस मान्यता दे देगा, साथ ही राजनयिक संबंध भी बहाल कर सकता है। रूसी समाचार एजेंसी टैस ने रूस के विदेश मंत्रालय के हवाले से इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला उच्चतम स्तर पर लिया गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष प्रतिनिधि जमीर काबुलोव के हवाले से कहा गया कि इस फैसले से पहले तमाम कानूनी पहलुओं पर भी विचार किया गया है। दरअसल अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद से तमाम देशों ने उसके साथ राजनयिक रिश्ते तोड़ दिए थे, क्योंकि चिंता इस बात की थी कि कहीं तालिबान की जमीन पर उग्रवादी संगठन पनाह ना ले ले। लेकिन तालिबान ने अपने 3 साल के शासन में यह दिखा दिया कि दूसरे देशों के आंतरिक मामले में दखलंदाजी करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद से ही रूस का रुख तालिबान को लेकर नरम पड़ा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इसी साल जुलाई में कहा था कि रूस अफगानिस्तान के तालिबान आंदोलन को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी मानता है। हालांकि रूस ने आधिकारिक रूप से अभी तक तालिबान को गैर कानूनी संगठनों की लिस्ट में डाल रखा है, लेकिन अब जल्दी ही तालिबान को इस लिस्ट से निकालने की तैयारी है। अब तक किसी भी देश ने औपचारिक रूप से तालिबान को देश के वैध नेतृत्व के रूप में मान्यता नहीं दी है। हालांकि चीन और यूएई ने इसके राजदूतों को स्वीकार कर लिया है। इस बीच रूस की राजधानी में अफगानिस्तान को लेकर मॉस्को फॉर्मेट की बैठक चल रही है। इसमें रूस की तरफ से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव हिस्सा ले रहे हैं। हिंदुस्तान भी इस बैठक में शामिल हुआ है। हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व संयुक्त सचिव जेपी सिंह कर रहे हैं। जेपी सिंह इसके पहले अफगानिस्तान का दौरा करके तालिबान नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। साफ है, तालिबान को लेकर भारत का रुख भी नरम होता दिखाई दे रहा है। अब बात अमेरिकी चुनाव की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 नवंबर को वोटिंग होनी है। वैसे कुछ राज्यों में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, लेकिन अधिकांश जगह 5 नवंबर को मतदान होगा और मतदान समाप्त होने के साथ ही मतगणना का काम शुरू हो जाएगा। डेमोक्रेट उम्मीदवार और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मुकाबला पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो पहले से ही कह रहे हैं कि अगर चुनाव हारेंगे तो माना जाएगा कि इसमें धांधली हुई है। ट्रंप के बयान पर चिंता जताते हुए जो बाइडेन ने कहा कि मुझे विश्वास है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये शांतिपूर्ण होगा या नहीं। चुनाव में हिंसा भी हो सकती है। बाइडेन ने कहा कि चुनाव को लेकर ट्रंप ने जो बातें कही हैं और जो बातें उन्होंने पिछली बार तब कही थी जब उन्हें चुनाव का नतीजा पसंद नहीं आया था, वे बहुत खतरनाक थे। 2020 में चुनाव के बाद क्या हुआ था ये दुनिया ने देखा था। डोनाल्ड ट्रंप पर अपने समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाने के लिए अमेरिका में मुकदमा भी चल रहा है। इसके साथ ही बाइडेन ने ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर आप ध्यान दें तो रिपब्लिकन को जो कुछ भी पसंद नहीं है उसे वे नकली कहते हैं, और ये ही इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी चिंता की बात है। अब चलते चलते बात पाकिस्तान की सत्ता में बदलाव की आहट की। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, और क्या अब तख्ता पलट का नंबर पाकिस्तान का है? हाल ही में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम मरियम नवाज ने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि वो कब तक सीएम रहेंगी, और अब उनका ये डर सच भी हो सकता है। दरअसल अचानक ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। मोबाइल फोन सेवा निलंबित कर दी गई क्योंकि इमरान समर्थकों ने बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है, जिससे डरी हुई सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों अलीमा और उज़्मा खान को इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद की तरफ जाने वाली मुख्य सड़कों और हाईवे पर शिपिंग कंटेनर रख दिए गए हैं, जिससे इमरान समर्थकों को रैली निकालने से रोका जा सके। शहबाज शरीफ की सरकार ने भी अर्धसैनिक रेंजरों और अतिरिक्त पुलिस को तैनात किया है। इस्लामाबाद और पास के शहर रावलपिंडी में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। दरअसल इमरान खान 150 से अधिक पुलिस मामलों के सिलसिले में 1 साल से अधिक समय से जेल में है। इसके बावजूद वो पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बने हुए हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का दावा है कि उनके नेता पर दर्ज किए गए सभी मामले राजनीति से प्रेरित हैं। एक तरफ इमरान समर्थक बड़े विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं, तो दूसरी तरफ सरकार ने भी सख्ती बरतने के आदेश दे दिए हैं।
इस बीच इमरान के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक संदेश जारी किया गया। इसमें कहा गया कि सत्ता में बैठे तानाशाह हमें डराना चाहते हैं, इसलिए निडर होकर आगे बढ़ें और याद रखें कि अगर आप अभी भी हिचकिचाते हैं तो आगे बढ़ें और खुद को सही मायने में आजाद करें। पाकिस्तान की शहबाज सरकार को इस बात का डर है कि अगर प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में इस्लामाबाद पहुंच गए तो फिर उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।